नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली एनसीआर का जिक्र और दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई बड़े शहरों में मौसम का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। सर्द मौसम की वजह से हवा में प्रदूषण बढ़ रहा है। खास तौर से दिल्ली से सटे जनपदों नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ का बुरा हाल है। यहाँ दिन भर धुएं और धूल से भरी धुंध देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो रही है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। और इन शहरों के हालात और कौन सा शहर है सबसे साफ, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली से सटे जनपदों में बुधवार के मुकाबले गुरुवार को स्थिति थोड़ी बेहतर दिखाई दी। यहाँ पर हवा की क्वालिटी लाल रंग में बेहद खराब से ऑरेंज कैटेगरी यानी खराब की स्थिति में बनी हुई है। हालांकि मेरठ का हाल आज भी खराब है। यहाँ पर हवा की क्वालिटी बेहद बुरी स्थिति में है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक नोएडा सेक्टर 62 में सुबह 8 बजे AQI 237 दर्ज किया गया, जो खराब हवा की श्रेणी में आता है। वहीं ग्रेटर नोएडा में कल के मुकाबले आज 261 AQI दर्ज किया गया, जो खराब स्थिति में है। हालांकि गाजियाबाद में सोमवार के मुकाबले स्थिति सुधरी है, लेकिन हवा अब भी बेहद खराब है। गाजियाबाद के लोनी में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 311 रहा और हवा की क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगानगर स्टेशन में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रहा और हवा की श्रेणी खराब क्वालिटी में है। बागपत में हवा की क्वालिटी मॉडरेट मध्यम है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 दर्ज किया गया। बरेली के सिविल लाइंस में हवा की श्रेणी मॉडरेट रही और AQI 119 दर्ज किया गया। कानपुर के किदवई नगर में भी हवा की क्वालिटी मॉडरेट रही है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रहा है। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ की गोमती नगर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 97 रहा और यहाँ हवा की गुणवत्ता संतुष्ट श्रेणी यानी सांस लेने के लायक बनी हुई है। वाराणसी में भी हवा साफ बनी हुई है और AQI 91 और हवा की क्वालिटी संतोषजनक रही है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 0 से 50 के बीच सूचकांक को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब और 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर हवा की श्रेणी में रखा जाता है। सर्दी बढ़ने से पहले ही एनसीआर में हवा की सेहत बिगड़ने लगी है। सबसे प्रदूषित देश के 229 शहरों की सूची में मेरठ का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे अधिक पहुंच गया। एनसीआर के प्रदूषित शहरों में मेरठ तीसरे नंबर पर पहुंच गया। 24 घंटे में एनसीआर में हवा चलने से प्रदूषण में गिरावट आई, लेकिन एनसीआर में मेरठ अब भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है। पहले नंबर पर ग्रेटर नोएडा, दूसरे पर दिल्ली रहा है। एनसीआर में खराब हो रही हवा के चलते AQI का स्तर बढ़ा है। सोमवार को मेरठ देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। मंगलवार को AQI 316 से गिरकर 202 दर्ज किया गया था। ग्रेटर नोएडा 248 और दिल्ली 219 के बाद मेरठ तीसरे नंबर पर रहा। अभी हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली का असर भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बढ़ते तापमान के चलते लागू किए गए ग्रेप सिस्टम को मेरठ में दिल्ली की AQI के तर्ज पर जारी किया जाएगा। मेरठ में बेगमपुल सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। यहाँ AQI 240 रहा। दिल्ली रोड पर 228 AQ रहा, जबकि पल्लवपुरम में 214 दर्ज किया गया। इसके अलावा गंगानगर में 190, जय भीम नगर में 188 AQI रहा था। कई जगह कूड़ा भी जलाया जा रहा है, जिस कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के चुनिंदा स्वच्छ आबो हवा वाले शहरों की, तो इनमें झांसी अव्वल रहा है। यहाँ मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 137 रहा था। वहीं प्रदूषित शहरों में नोएडा, मेरठ और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक था, यानी ऑरेंज जोन में पहुँच गया। ये वो स्थिति होती है जहाँ पर हवा जहरीली होने से लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। एक तरफ जहां प्रदेश भर के ज्यादातर बड़े बड़े महानगरों की आबोहवा जहरीली हो चुकी है, तो वहीं लोगों की सांस फूली जा रही है। झांसी वाले सुकून की सांस ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सड़क किनारे ग्रीन बेल्ट बनने, ई बसें चलने और दिल्ली में अधिक बारिश होने की वजह से AQI अभी कम है। अक्सर ही अक्टूबर में दिल्ली, यूपी समेत देश के राज्यों में महानगरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगता है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अगर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद पहले पायदान पर रहा।
यहाँ पर AQI 300 से अधिक पहुँच जाने से ये रेड जोन में आ गया। तो वहीं नोएडा, मेरठ और लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक यानी ऑरेंज जोन में पहुँच गया। ये वो स्थिति होती है जब हवा जहरीली होने से लोगों में सांस लेने में परेशानी आती है। वहीं कानपुर, प्रयागराज, आगरा जैसे शहरों में AQI लाल निशान पर पहुँचने की दहलीज पर पहुँच चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, यानी कि ठंडक के साथ साथ जो वायु प्रदूषण है उसका भी खतरा मंडराने लगा है। अगर कुछ शहरों का यहाँ पर जिक्र किया जाए, गाजियाबाद और नोएडा का, तो यहाँ पर ऑरेंज जोन में पहुंच चुका है वायु प्रदूषण, क्योंकि लगातार कई शहर हैं जैसे कि कानपुर है वो रेड जोन में पहुंच चुका है, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है इतना, जो आबो हवा है वो खराब हो चुकी है और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया का कहर आम जनता झेल रही है और दूसरी तरफ जैसे ही मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, ठंडक का असर देखने को मिल रहा है, धुएं और धुंध से आम जनता परेशान हो रही है और इससे वायु प्रदूषण से जाहिर सी बात है, जब आबो हवा अच्छी नहीं होती तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट एक किसी भी व्यक्ति के शरीर में देखने को मिलता है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं और सांस फूलने लगती है। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी भी जुड़े हुए हैं और प्रदेश के कई बड़े शहरों का अगर जिक्र करें, स्थिति का जिक्र करें, कई ज़िला हैं जो जहां पर AQI का जिक्र करें तो आगरा 172, मेरठ 202, हापुड़ 200, मुरादाबाद 188 यहां पर जो स्तर है वो दर्ज किया गया है। मुजफ्फरनगर 180 AQI दर्ज किया गया, शामली 170, गाजियाबाद 178 और बागपत 140। ये वो ज़िला हैं जो कई जगह 200 से पार पहुंच गया है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट तो कहीं रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा ऑरेंज जोन में है। जयवीर मावी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मुनिंद्र शर्मा नोएडा से जुड़े हुए हैं संवाददाता। जयवीर मावी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए, ठंडक ने दस्तक दी है और इसके साथ ही यहाँ की आबो हवा में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जैसा कि गाजियाबाद जिले की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं दीपावली से पहले ही लगातार जो प्रदूषण की स्थिति है, सर्दियों में हालात बद से बदतर होते हैं और लोगों को तमाम समस्याएं होती है, चाहे सांस लेने में दिक्कत हो या अन्य समस्याएं हो। कारण बहुत सारे हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में तमाम अवैध इकाइयां जो प्रदूषण फैलाने वाली हैं, जींस रगाई की फैक्ट्रियां हैं। और बात करें तो रात के समय में जो तार जलाने वाली जो फैक्ट्रियां बड़े स्तर पर चलती है, रात के समय पर जो तार जलाने वाले जो माफिया हैं, एक तरह से बहुत बड़े बड़े माफिया गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में हैं, जो रात के समय पर तार जलाते हैं, जिसका जो प्रदूषण है वो काफी स्तर पर क्षेत्र में धुआं फैलता है। हालांकि पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उन्हें पकड़ने में पुलिस भी पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है और प्रशासनिक अधिकारी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो तार को रात के समय जलाकर वहां से चले जाते हैं और दिन में वो पहुंचते हैं और जो जला हुआ जो तार होता है उसको उठाकर ले जाते हैं। मौका देखते हैं, उनके मुखबर कहा जा सकता है, जो उनके मुखबर हैं वो लगे होते हैं। कुछ दबंग किस्म के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, जिनके सरपरस्ती है, क्योंकि अगर रात के समय वहां पर कोई मीडिया कर्मी या कोई व्यक्ति वहां पर जाता है तो उस पर हमले होने की संभावनाएं होती है। जयवीर, आपका वापस से रुख करेंगे, बागपत का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। श्रीमद् भागवत कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्री KP मलिक जी, हमारे नाथ संप्रदाय के जो प्रमुख संत हैं उनमें 12 के श्री महंत कृष्णनाथ जी, 18 के श्री महंत समुद्रनाथ जी, जूनागढ़ गुजरात और पेवा हरियाणा
दोनों जगह पर श्री महंत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, बेगबारा पंथ योगी महासभा नाथ पंथ से जुड़े हुए और खड़ दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए सभी हमारे योगी सन्यासी और पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक श्री महंत योगी अर्जुननाथ जी, आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुजन, उपस्थित सभी माताएं, नौजवान साथियों, बागपत की धरती महाभारत कालीन धरती के रूप में जानी जाती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जिन 5 गांवों को मांगा था उनमें से बागपत भी एक था, और इसी जनपद के इस बड़ौद क्षेत्र में आज बाबा गोरखनाथ आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा का शुभारंभ इस भव्य सभागार में प्रारंभ करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए योगी अर्जुननाथ जी को और उनके साथ के सभी योगेश्वर जितने श्रद्धालु भक्त हैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। अभी हमने 2 दिन पूर्व विजयादशमी के महापर्व को पूरे उत्साह उमंग के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में उसको संपन्न किया है। भारत के अंदर पर्वों और त्योहारों की जो परंपरा है ये उत्साह और उमंग की है। इसमें शोक के लिए कोई जगह नहीं है। तो बाबा गोरक्षनाथ आश्रम पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ बागपत में, जहां पर श्रीमद् भागवत कार्यक्रम का आयोजन किया गया और शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। वापस लौटते हैं मुद्दे की बात में। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं जयवीर अमावी गाजियाबाद से और नोएडा से मुनेंद्र शर्मा जुड़े हुए हैं। रुख कर लेते हैं मुनेंद्र शर्मा का। मुनेंद्र शर्मा, अगर देखा जाए नोएडा की स्थिति क्या कुछ बयां कर रही है अगर प्रदूषण का जिक्र करें, और क्या व्हीकल्स, फैक्ट्रियां, सबसे ज्यादा कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अनम्यूट करिएगा। जी, अगर बात नोएडा की जाए तो नोएडा में एक ऐसा एरिया है, नोएडा ग्रेटर नोएडा दोनों को मिलाकर के, न्यू नोएडा को मिलाकर के काफी जगह पर फैक्ट्रियां हैं, काफी जगह पर रेजिडेंशियल है और काफी जगह पर आप देखेंगे तो मिश्रित आबादी भी आपको मिलेगी। सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए पोल्यूशन की, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे वैसे इंडेक्स में कमी आती है। जहरीली हवा लोगों को सांस में मिलती है। सांस की मतलब क्वालिटी की अगर बात की जाए इंडेक्स की, तो आज 248 और 248 के बीच में नोएडा की क्वालिटी आज देखी जा रही है और ये 300, 350, 400 तक भी पहुंच जाती है कई बार। तो इसका पीछे सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट की वो पॉलिसी मानी जाती है, जिन पॉलिसीज के लिए बार बार उनको बोला जाता है कि यहाँ पर जो इकाइयां लगी हुई हैं इन पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। कोई भी यहाँ पर अथॉरिटी की अगर बात करें, अथॉरिटी पोल्यूशन को कंट्रोल करने की सिर्फ बातें करती है, कोई कंट्रोल नहीं है। किसी भी सीवेज ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, कोई ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं है। एयर पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो किसी तरीके से, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ नोएडा अथॉरिटी की या उनकी जो पोल्यूशन इकाईज हैं उनकी बात करूँ, पोल्यूशन अथॉरिटीज की बात करूँ, तो ये लोग सिर्फ लीपापोती में लगे होते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं होता है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी यहाँ पर कोहरा बढ़ेगा, बार बार इंडेक्स के पीछे हायतोआ मचेगी, फिर से कुछ चंद कदम उठाए जाएंगे और जैसे ही सर्दी खत्म होगी फिर से
पूरी की पूरी कहानी वहीं पर पुरानी पटरी पे चली आएगी। तो इसके पीछे सिर्फ इकाइयां जिम्मेदार नहीं है, सरकार भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है, और वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो मोटी सैलरीज लेकर के सिर्फ इसको देखने का ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, पर कार्रवाई कुछ भी नहीं की बिल्कुल, जाती। अभी तक कोई रणनीति नहीं बनाई गई है। देखा जाए तो आने वाले समय में पराली भी जलाने को लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, ये जानेंगे आगे। इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। आजम खान से रवाना हुए हैं सीतापुर के लिए। हालांकि कल से ये खबर सामने आ रही है, इंडिया गठबंधन को लेकर जो तरह तरह की बयानबाजी निकलकर सामने आ रही थी, उसको लेकर उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस मुलाकात के कई मायने और कितनी मजबूती मिलेगी आने वाले समय में, ये फिलहाल देखना होगा। हालांकि व्यक्तिगत इस मुलाकात को बताया जा रहा है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सड़कों पर जो इंडिया गठबंधन है, कल भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि इस मुलाकात के कई मायने, और इंडिया गठबंधन एक मत है, एकजुट है और एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में नजर आएगी। तो आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो एक तरफ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसको लेकर लगातार आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि आजम खान को फंसाने की कोशिश जबरदस्ती की जा रही है। और ये अहम खबर सामने आ रही है, आपको बता रहे हैं कि अजय राय मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, रवाना हो चुके हैं आजम खान से। लखनऊ से अहम खबर आपको बता रहे हैं, और इस मुलाकात के कई मायने। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये एक व्यक्तिगत मुलाकात है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। अजय राय ने इस बात का जिक्र किया है, दुख की घड़ी में हम सब आजम खान के साथ हैं। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से आजम खान जेल में है और ये मुलाकात के लिए रवाना हुए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय इसे एक व्यक्तिगत मुलाकात करार दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल रवाना हो चुके हैं आजम खान से मिलने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, और इसे व्यक्तिगत मुलाकात बता रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान निकलकर सामने आया था, क्या इस मुलाकात को उस बयान से भी जोड़कर देखा जा सकता है? ये बात अलग है कि अजय राय इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये एक व्यक्तिगत मुलाकात है। तो सीतापुर जेल में आजम खान से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, और इस मुलाकात को लेकर साफ किया है कि राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असल मायने में जब एक राजनीतिक व्यक्ति मिलने के लिए पहुंचता है तो उसके कई राजनीतिक मायने निकलकर सामने आते हैं, और ये बात कल भी निकलकर सामने आई थी कि जो इंडिया गठबंधन है वो एकजुटता के साथ इस चुनावी मैदान में नजर आएगा, सड़कों पर नजर आएगा। तो कितनी मजबूती आने वाले समय में मिलेगी और इसके क्या कुछ परिणाम नजर आएंगे, ये फिलहाल देखना होगा। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल रवाना हो चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। भरत सेठी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। भरत, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? भरत, आपको आवाज मिल पा रही है? अजय राय रवाना हो चुके हैं, सीतापुर जेल में बंद है आजम खान से मिलने के लिए। क्या जानकारी? दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। भरत, क्या जानकारी है इस संबंध में? रवाना हो चुके हैं अजय राय मिलने के लिए आजम खान से? नहीं लग रहा था।
भरत, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल जी, क्या जानकारी इस संबंध में? अपना प्रश्न भरत, रवाना हो चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजम खान से मिलने के लिए, क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? बिल्कुल जिस तरीके से ये पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि जो अजय राय है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आजम खान से मिलने जाएंगे जेल में। और इसी कड़ी में आज जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कांग्रेस के वो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं के साथ वो आज रवाना हो चुके हैं। अभी कुछ ही देर पहले सीतापुर जेल के लिए। सबसे बड़ी बात यह है जब उनसे प्रश्न किया गया है कि अब ये राजनीति किसको समझेंगे, उन्होंने कहा व्यक्तिगत तौर पे हम व्यक्तिगत उनसे मिलने जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की राजनीति को ना जोड़ा जाए। बिल्कुल भरत, इस बात को स्पष्ट करते हुए तो नजर आ रहे हैं अजय राय कि इसे राजनीति से जोड़ा ना जाए, लेकिन अखिलेश यादव के बयान के बाद जिस तरीके से ये मुलाकात निकलकर सामने आई है, और ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से ये शिकंजा कसता हुआ या मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी आजम खान की, लेकिन ऐसे समय में ये मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, मायने साफ तौर पर यही है कि 2024 के चुनाव में एक समुदाय को लेकर साथ सभी पार्टियां चलना चाहती हैं और एक बड़े नेता का साथ अपने साथ को रखना चाहती हैं। उसी कड़ी आजम खान एक बड़े नेता हैं, उनका साथ जरूर चाहती है कांग्रेस, भी साथ उनको मिले। इसी कड़ी में वो ये जरूर उन्होंने मना कर दिया कि ये व्यक्तिगत नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसको राजनीति में जोड़कर जरूर देखना चाहिए कि तमाम वर्गों के वोट को महत्वपूर्ण एक आजम खान की पकड़ है। उसी कड़ी में ये कहा जा सकता है कि अजय राय मिलने गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है अजय राय मिलने जरूर गए सीतापुर जेल में, लेकिन उनको प्रशासन से अभी किसी प्रकार की परमिशन नहीं मिली है, यानी कि उनको हो सकता है उनकी मुलाकात ना भी हो, रास्ते में तमाम जो फोर्स होगी वो उनको बिल्कुल प्रशासनिक दांवपेच फंसता हुआ नजर आ सकता है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रशासनिक परमिशन जो है वो नहीं मिली है, और ऐसे में अब रवानगी अजय राय की। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि रवाना हो चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, और अभी जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिली है। हो सकता है कि ये मुलाकात संभव ना हो, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। वोट बैंक को साधने की कवायद से जोड़कर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि आजम खान की वोट बैंक में एक बेहतर पकड़ भी है और एक बेहतर अनुभव भी है। जवेर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मुनेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। सब चीजें निकल आती हैं। तो इसी प्रकार से जो योजनाएं और सेवाएं मैंने बताई हैं इसमें सरल पोर्टल में, उसमें से कुछ तो ऐसी हैं जो व्यक्तिगत काम से जुड़ी हैं या परिवार के काम से जुड़ी हैं, कुछ अन्य सेवाएं होती हैं डिपार्टमेंट्स की हैं। तो डिपार्टमेंट्स के अगर निकाल दी जाए तो व्यक्ति से जुड़ी और परिवार से जुड़ी भी 397 सेवाएं हैं और 45 लाख परिवारों ने इसका लाभ उठाया अभी तक। तो इस प्रकार से हमारे परिवार पहचान पत्र में जाकर के लाभ उठाता है। ये जो प्रोएक्टिव होकर के ओल्ड एज पेंशन 1,40,000 ओल्ड एज पेंशन हमने प्रोएक्टिव बना करके उनके घर में भेजी है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद वो भी धक्के खाते, वही दरखास्त और लेकर के दस्तावेज बनाते दफ्तरों के चक्कर। लेकिन हमने कहा कि हमारे पास एक सिस्टम बना है, अभी आपको जाने की जरूरत नहीं, हम आपको घर बैठे ऐसे ही 14,000 दिव्यांगजन जिनको पेंशन नहीं मिल रही थी उनके भी अब दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट अब अपने आप बन जाते हैं, वरना इनको सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी कठिनाई आती थी। इसी के माध्यम से जैसे किसी को अपना ये पिछड़ा वर्ग का कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए वो उसको अपने आप मिलता है, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र उसी में से मिलता है। ऐसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको गिनाया जा सकता है, लेकिन परिवार पहचान जो किसी प्रदेश ने अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, सब उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम तो स्वयं आई, मेरे पास आया कि भाई आपके साथ ही मीटिंग करनी है, मीटिंग करके गए हैं और 8-9 प्रदेशों ने इस पर अध्ययन किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टेट्स को कहा है कि आप हरियाणा की परिवार पहचान पत्र का जो ये सिस्टम है इसका अध्ययन करिए और जहां तक संभव हो लागू करने की कोशिश करिए। आज यानी आज नए पुश कर रहे हैं। हाँ,
जैसे एक हमारे पीएससीएम साहब ने बताया कि आज के दिन 42,431 ओल्ड एज पेंशन को पीपीपी से सेवा को यानी आज भेज रहे हैं इनको। आज भेज रहे हैं, तो आज कल से उनका काम शुरू होगा। हाँ, तो 42,000 नई पेंशन आज के दिन ये बना रहे हैं। इस पिछले महीने 2 महीने के होंगे। 2 महीने ऐसा होता है ना, जिनके 60 हो जाते हैं फिर उसकी प्रक्रिया में महीना 2 महीना लगता है, लेकिन जो प्रक्रिया सब कंप्लीट होती ही फिर बटन दबाते हैं उसको पेंशन पहुंच जाती है। और ये हर महीने तकरीबन एक बार ये पुश होता है। प्रभावी अगले महीने से होगा, 1 तारीख से। जैसे या तो पैसे जाएंगे सर, तारीख 1 to 7 जैसे अभी जो वंचित परिवार हैं उनको जो 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई रोजगार चाहिए, किसी में 2 करने वाले होंगे और गरीब हैं, तो उनको शायद उस लेवल के वो नहीं है कि सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, वरना तो अब उनको कोई स्किलिंग करा करके और उनको लोन दिलाया जाए, कोई अपना छोटा काम करें, उद्योग करें, या कहीं प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं उसमें खपाएं। तो इस प्रकार के इस योजना के अंतर्गत हमने उनको जो सहायता करनी शुरू की, 1 लाख का टारगेट रखा था। आपको पता 50,000 से ऊपर लोगों को ये लोन मिल चुका है और बाकी सैंक्शन हुआ, उनको जब मिल जाएगा उसकी जानकारी आपको देंगे। 50,000 लोगों को तो ये ऋण जो है डिस्बर्स हो गया। आयुष्मान भारत के साथ हमने योजना जोड़ी थी अपनी चिरायु हरियाणा, जो 15.5 लाख की बजाय, और ये हमारी 38 लाख 38.5 लाख को लाभ मिलेगा। एक नई जो बात की है कि 3 लाख तक, 1.80 से 3 तक भी उसका 50% जो ₹100, इसमें भी लोग जो हैं वो काफी बड़ी मात्रा में आ रहे हैं और बहुत जल्दी उनको ये शुरू हो जाएगा। दयालु योजना, यानी गरीब परिवार में किसी व्यक्ति की डेथ होती है जो 6 वर्ष से ऊपर का है, उनको एज के हिसाब से भी हमने कुछ राशि देनी शुरू किया। ये भी कहीं आज तक योजना शुरू नहीं हुई, लेकिन एक गरीब परिवार का कमाने वाला चला जाए तो उसको 5 लाख रुपए हम देते हैं, ताकि परिवार का कोई व्यवस्था में जमा करा लेंगे तो भी कुछ न कुछ मंथली उसका इंटरेस्ट भी आ सकता है, या जैसी योजना बनाएगा वो हमने देना शुरू किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी 10,000 रुपया रेडी फड़ी वालों को, 52,000 रेडी फड़ी वालों को ये भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से श्रमिकों के लिए भी जो न्यूनतम वेतन है वो हमने 161 रुपया है, यानी प्राय डबल है। उच्च कुशल जो थे उनका 6,200 था, 13,600 है। इसी प्रकार पंजीकृत जो श्रमिक है, उनकी बेटी की शादी में जो शगुन था वो भी पहले 51,000 था, बढ़ा करके 1,01,000 किया गया है। एक प्रकार से हर चीज डबल से नीचे हमने नहीं रखी है। नारी का सशक्तिकरण का, यानी ये भी एक प्रकार से जो गरीब परिवार हैं उसी के नाते से, और फिर जो नारी के सशक्तिकरण का विषय है, इन चीजों को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। पुलिस थाने 2 से 33 किए हैं। आशा वर्कर्स, इनका वेतन, ये जब हम आए थे उस समय सिर्फ वेतन क्या, मानदेय 500 रुपया था सिर्फ 2014 में, आज 6100 रुपया किया हमने मानदेय। उसके अलावा उनको अलग से जो उनकी योजनाओं की स्कीमों का जो मिलता है इंसेंटिव, वो अलग है। वो अलग अलग प्रकार से, किसी का 5,000 होगा, किसी का 10 होगा, किसी का 20 होगा, 25-25, 30,000 रुपये भी ऐसी हमारी बहनें ले जाती हैं। तो इसलिए इनका भी हमने अभी 6100 रुपया वो कर दिया है। एक योजना हमने हरिहर योजना चलाई। हरिहर योजना यानी ऐसे बच्चे जो अबंडन्ड है, एक अबंडन्ड है, एक सरेंडर्ड है। सरेंडर्ड तो यह है कि माता पिता में से ही कोई आदमी किसी बाल गृह में छोड़ गया, अभी हम नहीं पाल सकते, आप इसको पाल दीजिए, कम से कम उसका परिवार का पता है कौन है कहाँ है। अबंडन्ड वो है जो कहीं या तो मिल गए या कोई लावारिस छोड़ गए। कई जगह पर ऐसे, वो बच्चे कौन है, कैसे हैं, क्या है, उस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ है, उसका पालन पोषण करने के लिए कोई सिस्टम तो हमारे बाल गृह है, सारे देश भर में है। लेकिन बाल गृहों में व्यवस्था क्या थी अभी तक कि 18 वर्ष के बाद उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं। 18 वर्ष के बाद कहते थे चलो बाहर जाओ और जाकर के अपने आप करो जो कुछ करना। हमने कहा कि नहीं, ये भी एक ऐसी जिसका आगे पीछे कुछ नहीं है, उसको 18 वर्ष के बाद भी संभाले, कोई तो संभाले। तो 18 से 25 तक की संभाल ये हरिहर योजना के अंतर्गत हमने उन बालकों के लिए।
कि 18 वर्ष होने के बाद पढ़ाई वो करता ही है। मैट्रिक अथवा +2 उसने कर लिया होगा, मैट्रिक कर लिया होगा तो ग्रुप डी, और 12वीं ये +2 कर लिया होगा तो ग्रुप सी। ये नौकरी उसको एक्स ग्रेशिया नौकरी अपने आप में दे देंगे। अभी पिछले साल हमने ऐसे 11 बच्चों को ये नौकरी दी है, और आगे भी इसका सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हमारे पास डाटा होता है। हर वर्ष जितने बच्चे उसमें 18 वर्ष के होते जाएंगे उनको काम देते जाएंगे। उसके आगे पढ़ाई करने का भी स्कोप उनका है। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो सरकारी खर्च पर पढ़ेंगे। वो पढ़ने के बाद आगे कंपटीशन में ग्रुप सी लें, ग्रुप ए लें, ग्रुप बी लें या ग्रुप ए लें, ये उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर है। लेकिन डी और सी ये उनको सुनिश्चित हमने कर दिए कि उनको ये नौकरी मिलेगी। 25 साल तक उनकी जो कमाई होगी, अगर वो सैलरी लेते हैं, वो अपना जमा रखेंगे। खर्च सारा सरकार करेगी जब तक 25 साल के होते हैं या उनकी शादी उससे पहले हो जाए। बाल आश्रम गृह वाले वो हमारी शादी की व्यवस्थाएं आपस में करते हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर उनका एक परिवार अपना बस जाता है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंट है। तो ये हरियर योजना एक यूनियो की योजना हमने बनाई है। हमारे यहाँ जो आंगनवाड़ी इसको अपग्रेड करके प्ले वे स्कूल 4000 की पहले हमने बनाए हैं, और एक नए 4000 की घोषणा की है। कल ही एक कार्यक्रम में घोषणा की है कि आगे से प्ले वे स्कूल जो हैं उनका नाम रहेगा बाल वाटिका। और उसमें क्योंकि नई शिक्षा नीति में अब ये प्ले वे स्कूल जो हैं यानी बाल वाटिका जो है वो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन सहज सहज आएंगे। जब तक वो बाल वाटिका में शामिल नहीं होते, आंगनवाड़ी में है, तब तक उसमें रहेंगे। जैसे वो आंगनवाड़ी से और स्कूलों में जाते जाएंगे फिर वो शिक्षा विभाग के साथ जुड़ जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं में भी हमने 50% का प्रतिनिधित्व पक्का कर दिया है कि भी 50% महिलाएं होंगी, 50% अन्य होंगे। तो ये भी अभी इस समय हमने किया है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लिंगानुपात 2014 में 871 था। और तो सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सुन पा रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया है कि डी और सी ग्रेड वाले की नौकरी पक्की है, कंपलसरी है, जिसको नौकरी दी जाएगी। हरिहर योजना के तहत जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।